हेलो फ्रेंड्स, आज हम BSOC 131 समाजशास्त्र का परिचय जो BA के अंदर आते हैं कोड BAG के अंदर, उसकी यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर है समाजशास्त्र उसका और सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव कैसे हुआ, जो आप डेस्कटॉप के ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसकी लैंग्वेज, इस टॉपिक की लैंग्वेज काफ़ी हार्ड है और ये पहली यूनिट है और जिसमें 5 क्वेश्चन है, जिसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में या शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में 10, 15, 20 नंबर तक आने की संभावना है, तो इसको लाइटली मत लेना। दूसरी बात, ये सोशोलॉजी के बारे में है और एंथ्रोपोलॉजी जिसको बोलते हैं सामाजिक मानव विज्ञान। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपकी नॉलेज के लिए है। ये प्रतियोगिताएं परीक्षाएं जो होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एक नॉलेज वाला चैप्टर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ इसको वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है मेरा, हाँ, लेकिन क्योंकि मैं आपको जो है बुक से पढ़ाता हूँ, कहीं इधर उधर से उठा के 2-4 क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, तो ये आपको इसमें जो है जो नॉलेज मिलेगी आपको, मैं काफ़ी बाहर से स्टडी करके भी आपको इसमें बता रहा हूँ, जो आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं जॉब्स के लिए उनमें भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि इसमें क्रांति के बारे में बताया है, औद्योगिक क्रांति के बारे में, रूसी क्रांति के बारे में, जो इसमें बताया नहीं है अच्छे से, उसको मैं आपको अच्छे से पूरा बताऊँगा। जो मैंने पूरा जिसके ऊपर रिसर्च किया है वो सब आपको बताऊंगा, ताकि आप जो है इसको अच्छे से कर सको। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान, यहाँ पे जो है PA MBA सब पूरी क्लासेस अपलोड की गई हैं। आप जो है सीधा अपनी क्लासेस सेलेक्ट करके प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं और एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बताए गए हैं, आप उनको जो है तैयार कर सकते हो और अच्छे नंबर पा सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि इसके अंदर जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले समाजशास्त्र की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। दूसरा जो है समाजशास्त्र की उत्पत्ति में फ्रांसीसी जो आंदोलन हुआ था 1789 में, उसका क्या योगदान था। सामाजिक मानव विज्ञान की उत्पत्ति के प्रचलन की आलोचना कीजिए। सामाजिक मानव विज्ञान की उत्पत्ति के चरणों के बारे में बताइए, और जो 2 चरणों में उत्पत्ति हुई उसके बारे में। और उसके बाद है सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र की उत्पत्ति की आलोचना कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ प्रस्तावना के अंदर जो बताया गया है, इसमें यही बताया कि समाज के अंदर जो है, जो समाज है और मानव है उसके बीच में जो है गाढ़ा संबंध है। सामाजिक विज्ञान जो है सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। उनको अलग अलग पहले जो है नहीं था, वो सब एक ही उसमें काउंट होते थे, सब एक ही साथ जो उसकी पढ़ाई होती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और समाज में जो चेंजमेंट होते गए, तो फिर उनको अलग अलग करके जो है पढ़ना शुरू किया गया। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा समाज शास्त्र का कैसे जो है उद्भव हुआ। समाज शास्त्र का जो उद्भव हुआ यूरोप में जो है, पहले बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुए 18वीं से 19वीं सदी के बीच में। तो वहाँ पे जो है वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। लोग गांव में रहते थे, औद्योगिकरण इतना बढ़ गया, फैक्ट्री जितना लग गया कि लोग अपने गांव का एरिया छोड़ के शहरों की ओर बढ़ना शुरू हो गया, जिससे जो है शहरीकरण को बढ़ावा मिला, समाज के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आ गया। तो यही बताया गया है इसके अंदर की। फिर उसकी जो है विद्वानों ने पढ़ाई की, स्टडी की कि क्या समाज में इस तरीके से लगातार चेंज कैसे हो रहे हैं, सामाजिक चेंज, राजनीतिक चेंज, वैज्ञानिक चेंज, ठीक है। तो कैसे इसके बारे में हुआ, तो क्योंकि इसमें आविष्कार बहुत हो गए थे, घरेलू जो उद्योग थे वो ख़त्म हो गए, बड़े बड़े कारखानों में चेंजमेंट आ गया, समाज के अंदर बहुत चेंज आ गया, लगातार विरोधाभासी स्थिति पैदा होगी, ठीक है। लोगों जो है अपने गांव की खेती वेती छोड़ के सब जो है शहरों के अंदर बिजनेस में आना शुरू हो गए, और जो कुछ लोगों ने तो बिजनेस में बहुत पैसा कमाया और कुछ जो है लगातार लंबे लंबे टाइम तक काम करते रहे छोटे छोटे पेमेंट के ऊपर, जिससे समाज में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आ गया। और वह जो विद्वान थे उनको ये डर था कि जो ये गैप है जो बढ़ रहा है जो लोगों के बीच में आमदनी का, और जो समाज में चेंजमेंट हो रहा है, गांव से शहर में आ रहे, तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, उन चीज़ों के बारे में जो है ये पूरी गहराई से पढ़ाई की। तो उसके लिए जो है सोशोलॉजी का जो है उत्पन्न हुआ कि भाई विद्वानों को ये लगा कि कितनी गहराई से इसको पढ़ना चाहिए कि समाज में चेंज हो रहा है तो किस दिशा में समाज जा रहा है। इसका आया है ज्ञानोदय काल। ज्ञानोदय काल सबसे पहले जो है इसमें ज्ञानोदय काल जो है, उसके बाद ज्ञानोदय काल में बताया गया 18वीं सदी में जो है यूरोप के अंदर जो
महत्व थे। 18वीं शताब्दी में यूरोप के जो दार्शनिक जो थे उनके परिवर्तन आने लगा जीवन में लोगों की। कुछ जो पुरानी मान्यताएं और विचार थे उनको लोगों ने नकार दिया। जो नई वैज्ञानिक सोच जो आई उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। जो टेक्नोलॉजी में चेंज आया, जो पुराने उनको लगते थे कि कोई चीज़ विचार काम के नहीं है मौलिक, तो वो उनको छोड़ देते थे। तो सामाजिक और जो नैतिक मान्यताएं थे जिनको वे पवित्र मानते थे, धार्मिक मानते थे, उन सबको उन्होंने छोड़ दिया। और जो आदमी जो है तर्क संगत हो गया, आलोचना करने लगा गलत चीज़ों की और अपने दिमाग से विवेक से सोचने लगा, उसी और वो अपने जो है बढ़ने लगा और अपने अधिकारों को उसने जो पुराने जो है चर्च के जो रूल्स थे, राजाओं के जो रूल्स थे, उन सब में त्रुटि निकालना शुरू कर दिया। और जो उसको अपने समाज के लिए ठीक लगता था, जो अपने हित के लिए ठीक लगता था, उन चीज़ों को उन्होंने मानना शुरू कर दिया। इस तरीके के समाज में जो है चेंजमेंट आने शुरू हो गए। वो लोग जो है आँख बंद के भरोसा नहीं करते थे कि जो पहले चला आ रहा है वही चला आ रहा है। जो चेंजमेंट है उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। औद्योगिक चेंज हुए, वैज्ञानिक क्रांति हुई और उससे जो है यूरोप के अंदर काफ़ी उथल पुथल हो गया। तो सबसे पहले बात करेंगे तो वैज्ञानिक क्रांति के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सोशियोलॉजी है, जो समाजशास्त्र है, इसमें बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैंने अलग से उसको या पढ़ा और स्टडी किया। तो जो अगस्ते काम्टे है उसको जो है सोशियोलॉजी का फादर बोला जाता है। और जो है फ्रांसीसी क्रांति जो और औद्योगिक क्रांति में जो लोगों ने गांव छोड़ा, फैक्ट्री छोड़ी, शहर को और बढ़ने लगे, लंबे लंबे टाइम तक लोग काम करते थे। और जो वहाँ का वातावरण है, मान लिया कोई फैक्ट्री है, उसके डेंजरस एरिया में, गंदगी में सब वो काम करते थे, छोटे छोटे पेमेंट पे लंबे लंबे टाइम तक काम करते थे। अपनी खेती बाड़ी उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर आवश्यकता पड़ी कि ये जो समाज में जो चेंजमेंट हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है। तो सोशियोलॉजी आगे निकल के आया। ठीक है, समाज में जो है तो इसको भी पढ़ने के दो तरीके बने इसके समाज के बारे में। एक तो साइंटिफिक तरीका था पढ़ने का, एक जो है पुराना तरीका था कि भाई अंदाज़ा समाज के आधार पे, धर्म के आधार पे। लेकिन जो सोशियोलॉजी है उसके सोशल समाज के अंदर जो चेंजमेंट हुए उनको गहराई से जांच किया गया, तो स्टार्ट किया गया। तो सोशियोलॉजी जो है पढ़ना शुरू हुआ और उसके बारे में जो है विद्वानों ने आगे बताना शुरू किया। ये सोशियोलॉजी आपको पता होना चाहिए। अब ज्ञानोदय काल मैंने बता दिया, वैज्ञानिक वाला मैं आपको बता देता हूँ। ज्ञानोदय काल के बारे में आपको पता चल गया कि धर्म में पिछली इसमें बताया ज्ञानोदय काल में कि नैतिक मान्यताओं को उन्होंने मंद कर दिया, पवित्र धार्मिक चीज़ों को भी मानना थोड़ा उन्होंने कम कर दिया, अपने विवेक से आलोचना करना शुरू कर दिया, औद्योगिक और वैज्ञानिक चीज़ों को उन्होंने अडोप्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वो आगे बढ़ गए। अब वैज्ञानिक क्रांति के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो पुराने उनके सिद्धांत थे उनको उन्होंने अस्वीकार कर दिया और नई जो टेक्नोलॉजी थी, जो विज्ञान था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। भौतिक जीवन में जो परिवर्तन आ रहे थे, उनको चेंजमेंट आ रहे थे, उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया। पुरानी चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया जो उनके मतलब की नहीं थी। समाज जो था उनका वो विकासवादी सिद्धांत पे आगे की ओर बढ़ने लगा, जो बिल्कुल सटीक था और जो बिल्कुल ठीक था उनके लिए, उन्हीं के लिए वो आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ये था वैज्ञानिक के अंदर, वैज्ञानिक क्रांति के अंदर। तो मैं वैज्ञानिक क्रांति में यही लिखा है इसके अंदर। ठीक है, समाज जो है गलत चीज़ों के बारे में नहीं करता था। इसके अंदर जो बहुत सारे वैज्ञानिक पैदा हुए, गैलीलियो, गैली, केपलर, आइजैक न्यूटन्स, ये सब जो है वैज्ञानिक आधार को उन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, और कट्टरपंथी जो सोच थी और अवधारणा थी उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो जो दार्शनिक थे बड़े बड़े, जैसे डार्विन था, उसने जो सिद्धांत दिया कि कैसे कैसे जो है मानव के अंदर चेंजमेंट आया है, डार्विन उनका सिद्धांत नहीं आया, तो उसमें जो है हालांकि वो उनके धर्म के साथ मेल नहीं खाता है, लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और उस चीज़ को रिजेक्ट किया। तो कट्टरपंथियों को उन्होंने नकार दिया और जो वैज्ञानिक पद्धति थी उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े। तो देख लो ये कितनी बड़ी चीज़ें हैं, कितनी कट्टरपंथिता को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। कोई चीज़ अगर धर्म में भी नहीं है उसको और साइंटिफिक वे से जो है प्रूव हो रही है तो उसके ऊपर उन लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया, जिसकी वजह से जो है क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति आगे आई और बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दिया। उसके बाद अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, जिसमें 19वीं सदी के यूरोपीय समाज को प्रभावित किया। जो यूरोप को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो थी फ्रांस की क्रांति।
इस बुक में इतना लैंग्वेज थोड़ा हार्ड है और उसमें जो वो पॉइंट है वो बताए नहीं गए। सबसे पहले मैं फ्रांस की क्रांति को आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। ये 1789 से 1799, 10 साल तक ये क्रांति चली। इसने जो है समाज को पूरा उथल पुथल करके रख दिया। बहुत खून खराबा हुआ वहाँ पे। नेपोलियन बोनापार्ट जो है इसमें सबसे आगे आए। उन्होंने जो है राजा को जो राजा वहाँ पे थे उनको हटा दिया, राजशाही को ख़त्म कर दिया और गणतंत्र का, वोटिंग सिस्टम का वहाँ पे जो है शुरुआत कर दिया। बहुत खून खराबा हुआ उस दौरान पे, जिससे जो है पूरा यूरोप जो है चेंज हो गया। तो राजतंत्र ख़त्म हो गया, गणतंत्र शुरू हो गया, प्रजा का राज हो गया। तो यूरोप में भी, दूसरे देशों में भी इस तरीके की डिमांड होने लगी कि भाई राजा सिस्टम को ख़त्म करो और गणतंत्र जो है वोटिंग सिस्टम वाला, जो प्रजा के द्वारा चुना जाता है, उसको स्टार्ट करो। तो स्वतंत्रता की ललक सभी एशिया में भी गूंज गई। जो निरंकुश शासन थे वो सब खत्म हो गए। फ्रांस में बहुत ज़्यादा निरंकुशता थी। जो वहाँ पे जो है लुई 14 था, वो राजा थोड़ा ठीक था, लेकिन उसने भी जो है लड़ाई में झोंक दिया अपने देश को, फ्रांस को। 7 साल तक वो ऑस्ट्रेलिया के साथ और दूसरे छोटे मोटे झगड़ों में उसने देश की अर्थव्यवस्था को ख़राब कर दिया। लेकिन वो थोड़ा फिर भी जो है अच्छा राजा था। लेकिन जैसे, क्योंकि सब कुछ कमांड एंड कंट्रोल जो उस राजा के हाथ में थी, जैसे ही वो गया, गुजरा जो भी है, तो अगले लुई जो 15 और 16 आए, वो बिल्कुल निकम्मे थे, कुछ नहीं जानते थे। ठीक है, तो उनके हाथ से जो है पब्लिक परेशान हो गई। तो उसमें जो बिल्कुल उनका जो उत्तराधिकारी था बिल्कुल ख़त्म था, अर्थव्यवस्था उन्होंने ख़त्म कर दी। उनमें जो लुई 16 है, उसकी जो पत्नी थी मैरी एंटोनिया जो थी, वो बहुत फिजूल खर्ची थी। जनता का पैसा ऐसे ही ख़राब कर दिया। एक बार जनता इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रोटी के लिए रोना शुरू कर दिया। रोटी मांग मांग के बुरा हाल हो गया। तो राजा बोलता है कि ये लोग रोटी क्यों, जब रोटी नहीं है तो केक खाओ। उसको, राजा को ये नहीं पता कि जनता किस तरीके से परेशान है, जनता से कोई मतलब नहीं है। तो उनको बोल रहा है कि रोटी नहीं है तो केक खाओ। मतलब वो सिर्फ अय्याशी करते थे अपने जो, और फिजूल खर्ची करते थे। और वहाँ का जो सामाजिक सिस्टम था वो इतना ज़्यादा ख़राब था। वहाँ 3 स्टेटों में जनता को बांटा हुआ था। प्रथम स्टेट में आते थे पादरी वर्ग वगैरह, जो चर्च में रहते थे, वो कोई कर नहीं देते थे, सारे सबके ऊपर जो है टैक्स लगा के रखा था, उसी को वो जो है खाते पीते थे, बिल्कुल नंबर 1 ज़िंदगी जीते थे। जो द्वितीय स्टेट थे उसमें जो है कुलीन वर्ग थे, जो नौकरी पेशे वाले थे, न्यायालय वाले थे, टैक्स टूक्स लेने वाले, ये सब थे। वो भी कोई कर नहीं देते थे, अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीते थे, लेकिन फर्स्ट वालों से थोड़ा कम थे। उनको भी सब अधिकार थे, पहले और दूसरे वालों को मैक्सिमम अधिकार थे। लेकिन जो तीसरे जो थे, सबसे दयनीय स्टेट जो था, तीसरी स्टेट जिसमें सब आती थी पूरी जनता, उनको कोई अधिकार नहीं था। और किसानों पे सारे टैक्स ठोक के रखे थे। उनकी दुनिया स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय थी। तो इस वजह से वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति हुई, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ठीक है, तो ये है फ्रांसीसी क्रांति का कारण, और इसको आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कि क्यों हुई फ्रांसीसी क्रांति, से क्या हुआ, जैसे मैं पढ़। तो स्वतंत्रता और बंधुता और समानता जो है मानवीय संघर्ष के इतिहास का नया मोड़ साबित हुआ। मतलब लोग कहने लगे कि हमको स्वतंत्रता चाहिए। फ्रांस की वजह से पूरे यूरोप में चेंजमेंट आ गया। ठीक है, ये लिखा हुआ संविधान के हिसाब से चलना, कोई संविधान नहीं था पहले, फिर संविधान के हिसाब से चलना शुरू कर दिया। लोग जो है वहाँ के तर्कवादी थे, यानी कि आँख बंद करके किसी पे भरोसा कर लिया, उसके पीछे चलते रहे। वहाँ के लोग जो है समझदार हो गए थे, तर्कवादी हो गए थे। और जो कुछ विचारक थे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया, जैसे मोंटेस्क्यू एंड लॉक, मॉन्टेलियर एंड रूसो। ये फ्रांसीसी समाज को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, उत्तेजित किया, निरंकुश शासक को हटाया, फिर यूरोप का पूरा ढांचा चेंज कर दिया उन्होंने। और जो क्रांति हुई, समाज के ऊपर उसका गहरा असर पड़ा। ठीक है, अराजकता को ख़त्म कर दिया, व्यवस्था को, और समाज जो है एक नई डायरेक्शन की ओर चल दिया। ठीक है, तो बिल्कुल तख्ता पलट वहाँ पे हो गया था। तो यही बताया गया इसके अंदर। अब आते हैं औद्योगिक क्रांति के ऊपर। औद्योगिक क्रांति के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। पश्चिम देशों में सबसे ज़्यादा हुआ। सबसे पहले जो है वस्त्र के उद्योग में ये काम किया, मशीनें बनी, बहुत ज़्यादा वस्त्र बनाना शुरू कर दिया, और बहुत ज़्यादा पैसा। लेकिन जो पैसा आया, उनके पास पहले इतना पैसा नहीं था। उन्होंने जो गरीब देश हैं, जैसे इंडिया उनका गुलाम था, जो गुलाम देश थे, उनको पूरा निचोड़ लिया पैसा उनसे, और फिर जो है अपना औद्योगिकरण उन्होंने शुरू किया। ऐसा
इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, उसके बाद लोहे की तकनीक आ गई, फिर कोयले की तकनीक आ गई, तो फिर जो कपड़े वाली जो क्रांति थी वो थोड़ी कम होगी। तो यही बता, पहले जो है जब बिजनेस करते थे तो जो जहाज़ होते थे वो थोड़ा लकड़ियों के बने होते थे, तो उनमें कम सामान आता जाता था, तो वो ऐसी चीज़ नहीं लेके जाते थे जिस पे ज़्यादा प्रॉफिट ना हो। मान लिया इंग्लैंड से कोई जहाज़ लेके आया लकड़ी का, वो इतना वेट नहीं ले जा सकता, वो चावल या आटा थोड़ा भरेगा उसमें कि वहाँ ले जाके बेचूंगा उसको, तो क्योंकि उसमें सामान कम आएगा, फिर वो डूब जाएगा नहीं तो इस वजह से कृषि के सामान की महत्ता थोड़ी कम होगी, दूसरी चीज़ों की महत्ता बढ़ेगी, जिससे जो है कृषि के जो सामान हैं, किसानी को लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि उसको कोई पूछता नहीं था। पूरे यूरोप का यही हाल हो गया। ठीक है, और औद्योगिकरण की ओर चढ़ पड़े, हर कोई फैक्ट्री बिजनेस करने लगा, बाहर से डिमांड करने लगा सामान की, और उसको बना के बाहर बेचने लगा। इसी काम में सब लग गया। लंबे लंबे समय तक एक ख़राब माहौल के अंदर लोग छोटे से पैसे के लिए काम करते थे, ऐसी हालत वहाँ पे हो गई। तो ये था औद्योगिक क्रांति। ठीक है, इन्होंने कि जो कट्टरपंथी सोच थी उसको सब ख़त्म कर दिया, साइंस वगैरह को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, श्रमिक कारखानों में जो है। लेकिन जो इसमें बताया गया कि जो विद्वान सोचते थे, जो सोशियोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि जो श्रमिक वर्ग है उसका इतना शोषण हो रहा है, अभी भी शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसी चिंताजनक स्थिति में वो काम कर रहे हैं कि आगे जाके जो है एक विस्फोट ना हो जाए श्रमिक वर्ग का। तो इस वजह से सोशियोलॉजी में वो, और जो इनकी जो ये स्थिति हुई वो जो संपत्ति के हस्तांतरण, शहरीकरण और प्रौद्योगिकी की वजह से हुई श्रमिकों की। अब आता है समाजशास्त्र के उदय के बारे में। सबसे पहले मैं समाजशास्त्र का जो उदय है वो 2 पॉइंटों के आधार पर होता है। एक तो सामाजिक सिद्धांत के ऊपर, एक वैज्ञानिक व्यवस्थित तरीके से। सामाजिक सिद्धांत एक पुराना तरीका है जिसका कोई साइंटिफिक वे नहीं है, और वैज्ञानिक व्यवस्थित तरीका जो है साइंटिफिक तरीके से जो है समाजशास्त्र को, सोशियोलॉजी को जानना है। ठीक है, जो पहले धीरे धीरे जो आदमी है शहरों की तरफ, जैसे मैंने बताया आपको, बढ़ना शुरू हो गया, शहरीकरण हो गया, शहर बड़े होने शुरू हो गए, जीवन जो है अलग हो गया। तो शहर में जो लोग हैं उस तरीके से रहने लगे, एक दूसरे को कोई नहीं जानता, उसमें कोई सामुदायिक बंधन नहीं है, एक दूसरे को इतना अट्रैक्शन नहीं था जितना गांव वगैरह में होता है, आप जानते हो। तो एक बिना किसी सामुदायिक बंधन के जीने वाला जीवन जो है उनकी समाज में आ गया। समाज जो है, तो जो ये थे स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उन्होंने सोचा कि समाज जो है अब वापस तो आ नहीं सकता, तो समाज को जो है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चल रहा है विज्ञान और तकनीकों की मदद से, उसी डायरेक्शन में जो है उसको चलने दिया जाए। तो इसमें भी समाजशास्त्री कुछ रूढ़िवादी सोच वाले थे, कुछ डेवलपमेंट वाली सोच वाले जो है स्कॉलर थे, विद्वान थे। उन दोनों ने आपसी सहमति से जो है समाजशास्त्र का जो है आगे की ओर बढ़ाया और दोनों को कॉम्बिनेशन से चलाया। जो समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी है, और सामाजिक मानव विज्ञान, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था शुरू में। 18वीं-19वीं शताब्दी में इंडिया में भी ये काफ़ी बाद में आया। तो मैं बताऊंगा इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अभी बताऊंगा। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके पढ़ते थे। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो एंथ्रोपोलॉजी है, यानी कि जो सामाजिक मानव विज्ञान है, वो एक आदमी के बिहेवियर के बारे में पढ़ाई करता है, इंडिविजुअल के ऊपर, उसी को गहराई से देखता है कि ये कैसा इसका व्यवहार है, क्या इसके बारे में है। जबकि जो सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र है, उसमें जो है बहुत सारे आदमियों के ऊपर अध्ययन किया जाता है, और कि वो ग्रुप में कैसा एक साथ मिल के कैसा बिहेवियर करते हैं आपस में, और जो सामाजिक ताना बाना है, और जो उनका धर्म है, उनका लिंग है, और उनकी जो इंस्टीट्यूशन बना के रखे हुए हैं, संस्थाएं बना के रखी हुई हैं, उनमें वो कैसा व्यवहार करते हैं। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है, लेकिन वो इंडिविजुअल के बारे में बात करती है, और जो समाजशास्त्र है वो ग्रुप के बारे में ग्रुप के लोगों के बारे में बात करता है। वो बहुत फोकस अलग अलग है इन दोनों का, हम ये कह सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी जो ये है, सामाजिक मानव विज्ञान है, इसमें जो है आदमी के ऊपर फोकस ज़्यादा किया जाता है, उसको गहराई से उसी के बारे में, इंडिविजुअल आदमी के बारे में एग्जाम्पल के साथ पढ़ा जाता है। जो सोशियोलॉजी है वो बहुत सारा सैंपल लेके उन्हीं के बारे में जो है बड़ा पिक्चर लेके उसी के बारे में, जैसे कोई पॉलिटिकल मूवमेंट होगी, राजनीतिक मूवमेंट होगी, या कोई लोगों में कैसा जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी ग्रुप के अंदर, ऐसी पढ़ाई करते हैं तो वो समाजशास्त्र के अंदर आता है। ठीक है, तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस। वो इंडिविजुअल के बारे में है, वो ग्रुप के बारे में है। ठीक है,
और इसमें पश्चिम देशों का जो है इसमें ज़्यादा वो मिलता है। दोनों जो है माइक्रो लेवल पे फोकस करते हैं, ये इंडिविजुअल और उसकी फैमिली कम्युनिटी के ऊपर, ये जो है लार्ज ग्रुप के ऊपर जो है, और ज़्यादा लोगों को लेकर उनकी सोसाइटी में उसका कैसा व्यवहार है, उसकी फैमिली का कैसा व्यवहार है, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है नेचुरल साइंस है, जो सामाजिक मानव विज्ञान ज़्यादा नेचुरल से रिलेटेड है। नेचर की आदमी कैसे जो है इस दुनिया में कैसे कैसे डेवलपमेंट किया, और जो है समाज के बारे में है, समाज शास्त्र। तो ये इस तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंस थे। तो इसके बाद हम आगे इसका उदय कैसे हुआ, इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। समाज शास्त्र का जो है आकार, ठीक है, तो दोनों ये सब लगभग एक ही थे, और इनको अलग अलग करके पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया। धीरे धीरे जो है यूनिवर्सिटी में इसका पढ़ाई शुरू कर दिया और एक्सेप्टेंस इसका हो गया। ये सामाजिक मानव विज्ञान का अद्भुत, मैंने सामाजिक मानव विज्ञान सोशल एंथ्रोपोलॉजी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मैंने उसके बारे में बता दिया। वो इंडिविजुअल के बारे में है, नेचुरल है, ठीक है, एक आदमी कैसे उसको व्यवहार करता है, जैसे दूसरे विषय होते हैं ऐसे इसको पढ़ना शुरू कर दिया। देखो इसमें दिया सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव समाजशास्त्र, दर्शन, जातीय इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे विज्ञान के विषयों की निकटता से जुड़ा है, इन सब के नज़दीक है वो। लगभग पहली हर चीज़ें दोनों मैंने बताया मिली हुई है। तो पश्चिमी दुनिया में वैज्ञानिक विकास से जोड़ा गया है। मानव विज्ञान शब्द जो है अस्तित्व में कब आया? मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी, यूनानी सबसे पहले इसको यूज करते थे। इसमें बताया कि ग्रीको रोमन भी जो है रेखांकित किया है। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, आप इसमें देख सकते हो, जिन्होंने जो है इसके बारे में लिखा है, सामाजिक मानव विज्ञान के बारे में। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जो है मनुष्य और समाज के बीच में उन्होंने अध्ययन किया, ठीक है, और उसने महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने उस टाइम से लिखना शुरू कर दिया कि समाज के अंदर जो चेंजमेंट हुए हैं आगे क्या होगा। तो विकास का जो पहला चरण मैंने बोला था कि किसके 2 चरणों में विकास का चरण होता है। 18वीं सदी में जो है रूसो, बेको, बैरान, डू मॉन्टेक्यू और जॉन लॉक जैसे प्रतिष्ठित दार्शनिक स्कॉलर विद्वान थे ना, उन्होंने इसमें योगदान दिया। धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट किया समाजशास्त्र और मानव विज्ञान का। पहले ये दोनों जो है लगभग मैंने बताया कि दोनों सेम थे, इन दोनों में डिफरेंस करना मुश्किल था, तो इसलिए इस नेचुरल था थोड़ा सा। तो मानव विज्ञान और ये दोनों सोशोलॉजी, इन दोनों का 2 चरणों में इनका अध्ययन किया गया। पहले वाले जो कंबाइन होके किया था, फिर जो है अलग अलग होके किया था। पहले चरण में दार्शनिक वैज्ञानिक इतिहास ने मनुष्य समाज सभ्यता का अध्ययन सफलतापूर्वक अलग अलग सामान्य सामाजिक विज्ञान तैयार किया था, ठीक है, इसमें ये है। दूसरे विकास में बताया कि एक संतुलित मॉडल बना के चला। मानव विज्ञान की विविधता जो है, सामान्य मानव विज्ञान को एकीकृत करके एक प्रयास किया गया कि पहला जो इतिहास है वो अलग हो। तो इसमें मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस बताया, और उनके बीच में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होके, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं काफ़ी। एक इंडिविजुअल के ऊपर बात करता है, एक ग्रुप के ऊपर बात करता है, एक समाज के ऊपर बात करता है, एक इंडिविजुअल आदमी के ऊपर बात करता है, जिसके ऊपर कोई रिसर्च की जा रही है उसके ऊपर बात करता है, ठीक है। तो ये इनका एक मुख्य कारण जो है फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति में भी शामिल है। तो ये चीज़ें थी आधुनिक सामाजिक विज्ञान का उद्भव। ये फर्स्ट 4-5 लाइन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है ब्रोनिस्लो, ये वाला ब्रोनिस्लो मालिनोव्स्की, याद रखना मुश्किल है, और रेडक्लिफ ब्राउन जो है उनका योगदान ज़्यादा था। तो जो ये सबसे पहला वाला है मॉलिस्को, इसको इसका जनक बोला जाता है। आधुनिक समाज मानव संज्ञान का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ये मोलिनोव्स्की जो है, ये जो है सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का जनक कहा जाता है इसको, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें एंथ्रोपोलॉजी या कुछ बुक्स आई हैं जिन्होंने उसमें वर्णन किया गया एंथ्रोपोलॉजी के में। धीरे धीरे जो है इसको सभी यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया, और इंडिया में जो है बिल्कुल लास्ट में जब अंग्रेज आए तब इसको एक्सेप्ट किया गया, यही इसमें बताया गया है, ठीक है। तो 20वीं सदी में जो है सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है, मानव विज्ञान जो है, उसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हुई है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि क्या क्या इसके स्रोत रहे, प्रेरणा के स्रोत। बहुत सारे दार्शनिक हैं, जैसे लुइस हेनरी मॉर्गन, ये मैकलेन है, एडल्फ, ये सब टाइलर, तो ये उसके शामिल हैं। इन्होंने जो है मानव विज्ञान की
के डेवलपमेंट और उसकी रिसर्च में अच्छा योगदान दिया है। ठीक है, विकास कैसे हुआ इनका, उनके ऊपर उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। तो यही ध्यान रखना कि सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या डिफरेंस है। वो एक के ऊपर बात करता है, ये ग्रुप के ऊपर बात करता है। ये नेचुरल है, ये जो है सोशल है। इस तरीके से जो जो बातें मैंने बताई, और इसमें जो रूसी फ्रांसीसी क्रांति है और औद्योगिकरण है वो इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यार मेरे 2-4 लाइक दिया करो यार, इतनी बड़ी वीडियो बनाते हैं तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है। लाइक एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले, अगली वीडियो आपको टाइम से मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरीके से छोटी वीडियो चाहिए या जल्दी जल्दी कंप्लीट करके बताना है, ऐसा चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत किया है। प्लीज़ यार 2-4 लाइक तो दे दिया करो, उसमें कंजूसी मत किया करो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।